हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज की स्टडी करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे, उसके यूजेस समझेंगे, उसमें रीडिंग्स कैसे ली जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें जीरो एरर की स्टडी करेंगे और अलग अलग न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आपने वर्नियर कैलिपर के मेरे दोनों वीडियोस देख लिए हैं तो आपको ये टॉपिक भी बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक बार में पूरा टॉपिक क्लिक कर जाएगा और बहुत इजी भी लगेगा, क्योंकि इसकी कई चीजें, कई टर्म्स उसी वर्नियर कैलिपर से काफी सिमिलर है। अब यार, अगर ये वर्नियर कैलिपर जैसा ही अपने को चीजें मेजर करके देता है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अपन ने जब इतना अच्छा डिवाइस वर्नियर कैलिपर स्टडी कर लिया, उसे पेरी वर्नियर ने डिस्कवर कर लिया, उसके बाद स्क्रू गेज की डिस्कवरी क्यों पड़ी? अच्छा, कमाल की बात है, ये बताओ, मीटर स्केल के बाद वर्नियर स्केल की जरूरत क्यों पड़ी? प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, यानी कि एक्यूरेसी की तरफ बढ़ने के लिए। सिमिलरली, अगर और ज्यादा डिटेल मेजरमेंट चाहिए, और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, तो और ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस भी चाहिए। सो एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज एक ज्यादा डिटेल मेजरमेंट देने वाला डिवाइस है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी और भी ज्यादा है। इसका मतलब इसका जो लीस्ट काउंट होगा ना, वो वर्नियर कैलिपर से भी कम होने वाला है। वो पढ़ेंगे अभी अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब यार, इसका जो नेम है स्क्रू गेज, क्यों है इसका नाम स्क्रू गेज? इसका नाम है स्क्रू गेज। दो हिस्सों में नाम बटा हुआ है। स्क्रू क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये एक नॉर्मल कारपेंटर स्क्रू की तरह होता है, known as right handed screw। right handed screw एक नॉर्मल कारपेंटर स्क्रू की तरह। आप इसे यूं घुमाओगे, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो ये अंदर चल जाएगा। उल्टा घुमाओगे तो बाहर आ जाएगा, एक नॉर्मल स्क्रू की तरह। जैसे नॉर्मल स्क्रू पे थ्रेडिंग हो रखी होती है ना, यूं सर्कल्स बने होते हैं, सिमिलरली इस पे भी थ्रेडिंग हो रखी होती है। अब गेज वर्ड का क्या मतलब है? गेज वर्ड का मतलब है कि ये अपने को लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और डायामीटर, ये सारी चीजें मेजर करके देता है और साथ में उनको डिस्प्ले भी करता है। यानी कि ये जो इसकी ये रीडिंग्स है, ये डिस्प्ले भी करती है चीजों को, जैसे स्केल की तरह। स्केल पे डिस्प्ले भी तो होता है ना, सिमिलरली इस पे भी डिस्प्ले भी होता है। तो ये इन सारी चीजों को मेजर भी करेगा और साथ में इन सबको डिस्प्ले भी करेगा, इसलिए इसके आगे नाम गेज लगा हुआ है। मेजर्स एज वेल एज डिस्प्लेस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी ऑल्सो। ये जो पार्ट है, इसको बोला जाता है फिक्स्ड जॉ। फिक्स्ड जॉ, ठीक है। जैसे याद है, वर्नियर कैलिपर में भी आपने जॉ पढ़े थे, दो नीचे लंबे जॉ होते हैं, दो छोटे ऊपर जॉ होते हैं। ऐसे ही ये इसका फिक्स्ड जॉ है। फिक्स्ड जॉ का एक और नाम होता है, इसका एक और नाम दिया जाता है जैसे एनविल, और एक और नाम दिया जाता है जैसे स्टड। एक तरीके से इसके तीन नाम हो गए। फिक्स्ड जॉ भी इसका नेम है, एनविल भी है और स्टड भी है। ये क्या है? ये है इसका राइट हैंडेड स्क्रू। क्या है ये? राइट हैंडेड स्क्रू। ये एक मेटल स्क्रू होता है, जिसको अगर आप इस तरीके से घुमाओगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आगे बढ़ेगा लेफ्ट की तरफ, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो पीछे आ जाएगा राइट की तरफ। क्लियर यहां तक? ये स्क्रू प्रेजेंट कहां होता है? इसके जस्ट पीछे एक ये हॉलो सिलेंडर है ना, इसके अंदर होता है ये। बाहर से इस सिलेंडर पे मार्किंग्स है और इस सिलेंडर के अंदर ये स्क्रू है, जो इससे बाहर आ जाता है और इसके ही अंदर भी चले जाता है। ये है इसका राइट हैंडेड स्क्रू, ठीक है। अब आगे, अब अच्छा, ये राइट हैंडेड स्क्रू को एक और नाम दिया जाता है स्पिंडल। क्या नाम दिया जाता है भाई? स्पिंडल। क्योंकि ऐसे स्पिंडल मतलब गोल गोल घूमता है। ये क्या है? ये है इसका फिक्स्ड मेटल फ्रेम। ये फिक्स्ड मेटल फ्रेम है, ये ग्रिप बनवा देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें रखोगे तो ये दोनों जॉस की ग्रिप बना रहा है। ये वाला जो जॉ है, इसको बोला जाता है मूवेबल जॉ। क्या बोला जाता है? मूवेबल जॉ।
यानी कि ये एक जगह फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकता है, डिपेंड कि आप इसको कैसे रोटेट कर रहे हो। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं स्लीव। क्या बोलते हैं? स्लीव, ऑल्सो नोन एज अ हॉलो सिलेंडर। अब ये जो स्लीव है, इसके ऊपर ये मार्किंग्स जो रखी है ना, ये लाइन बनी हुई है और ये मार्किंग्स जो रखी है, इसमें इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं एक तरीके से रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, ऑल्सो नोन एज बेस लाइन। और ये जो मार्किंग्स है, यानी कि जो स्केल है, इस स्केल को बोला जाता है मेन स्केल। मेन स्केल is also known as base scale and it is also known as pitch scale। बहुत सारे नाम है, हर बुक में अलग अलग नाम आपको मिल सकता है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे नाम एक ही चीज के बारे में दिए गए हैं। किसी बुक में इसको मेन स्केल बोला गया है, किसी में बेस स्केल बोला गया है, किसी में पिच स्केल बोला गया है ना। तो अपने को नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम दिमाग में रखना है तो सारी चीजें क्लियर रहेगी। तो ये जो स्लीव है, जो सिलेंडर है, इस तरीके का ऐसे मार्कर के जैसे ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के ऊपर मैंने मार्किंग्स कर दी बहुत सारी, तो मार्किंग्स क्या बन गई? एक स्केल बन गई। तो ये तो स्केल का नाम है, ये पूरे सिलेंडर का नाम है, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन है जिसमें मैंने मार्किंग्स चालू करी करना, वो लाइन है रेफरेंस लाइन, ऑल्सो नोन एज बेस लाइन। ठीक है, यहां तक इतना समझ में आ गया। अब आप साथ साथ में क्या करते जाएंगे? डायग्राम बनाएंगे और इसे सारी लेबलिंग्स भी खुद करेंगे। अब आगे देखो, कंटिन्यू करते हैं। ये मार्किंग्स क्या और पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। क्या बोला जाता है भाई? सर्कुलर स्केल, क्योंकि गोल सर्कल पे मार्क करा हुआ है। ये इतना सा स्केल नहीं होता है, ये बड़ा सारा सर्कल होता है, उस पे कंटिन्यू मार्किंग्स होती है। ऐसे ये बड़ा सारा सर्कल होता है, ठीक है। और उस बड़े सर्कल पे ये कंटिन्यू ऐसी मार्किंग्स चलती रहती है। जैसे जैसे आप सर्कल को घुमाओगे, मार्किंग्स आपको अलग अलग मेजरमेंट देती जाएगी। ऐसे ये पूरा गोल स्केल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर स्केल। क्लियर यहां तक? आगे इतना समझ में। अच्छा, अब सर्कुलर स्केल का एक और नाम होता है। इसका एक और नाम क्या है? हेड स्केल। सर्कुलर स्केल इज ऑल्सो नोन एज हेड स्केल। नेक्स्ट, इसके बाद इसकी बात करें, इसको बोला जाता है थिम्बल। क्या बोला जाता है? थिम्बल। ये थिम्बल एक तरीके से इस सर्कुलर स्केल को सपोर्ट देने का काम करता है। ऑब्वियसली यार, आप स्केल पकड़ के थोड़ी घुमाओगे, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, एक प्रॉपर हैंडल चाहिए, जिससे आप इसको रोटेट कर सको। चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, चाहे क्लॉकवाइज करो, तो उस प्रॉपर सपोर्ट को बोलते हैं थिम्बल। थिम्बल को घुमाएंगे तो अपने आप ये स्केल भी घूमेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे अपन कि स्केल घूमने से होगा क्या, लेकिन अभी अपन सिर्फ कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये क्या चीज है? ये होती है रैचेट। क्या होती है भाई? रैचेट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है रैचेट। ये क्या करती है, ये अभी सीखेंगे अपन, है ना। सारी लेबलिंग्स हो गई। फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, राइट हैंडेड स्क्रू, स्लीव। स्लीव के ऊपर मार्किंग्स जो है वो मेन स्केल। मेन स्केल इज ऑल्सो नोन एज बेस स्केल। पिच, और जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है रेफरेंस लाइन। फिर आ गई सर्कुलर स्केल विच इज ऑल्सो नोन एज हेड स्केल, है ना। इसके बाद आगे अपना क्या? थिम्बल। थिम्बल के बाद आ गया रैचेट। क्लियर यहां तक? अब ये जो गैप है, इस गैप में डिवाइस को फिक्स किया जाता है, ठीक है। वो एक सिलेंड्रिकल ग्लास भी हो सकता है, वो मार्कर भी हो सकता है, वो क्यूबॉइड भी हो सकता है, जैसे डस्टर भी हो सकता है, ठीक है। या इसके अलावा एक मेटल कॉइन भी हो सकता है। कोई भी चीज हो सकती है जिसकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या डायामीटर कुछ भी मेजर करना हो। तो जैसे अगर मान लो मैंने इसमें कोई सिलेंड्रिकल पार्ट फिक्स कर दिया, एक ऐसा सिलेंडर है, मैंने उसको क्या किया? फिक्स कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मुझे इसका डायामीटर मिल जाए। क्या मिल जाए? डायामीटर। ये चीज, ये मुझे मेजर करना है। तो ये फिक्स जॉ और ये मूवेबल जॉ,
में कौन सा जॉ है जो इसकी ग्रिप बनाएगा, दोनों जॉ मिलके। लेकिन मूव कौन करेगा, ये मूवेबल, ये अपन थिम्बल घुमाएंगे, है ना। थिम्बल के घूमने से क्या होगा, धीरे धीरे स्क्रू बाहर आएगा, अपन इसको फिट करेंगे और फिर वापस से टाइट कर देंगे और एक ग्रिप बना देंगे, ऐसी ग्रिप कि ये सिलेंडर इसमें अपने आप फिक्स हो जाए। फिर अपन इसको छोड़ देंगे और ये सिलेंडर गिरेगा नहीं। गिर गया मतलब आपने प्रॉपर ग्रिप नहीं बनाई, तो एक प्रॉपर ग्रिप बना के छोड़ दो। जैसे ही आप ग्रिप बनाओगे, ये दोनों स्केल, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल मिलके कुछ रीडिंग देगी, उस रीडिंग को कैलकुलेट करना सीखेंगे और इसका डायामीटर फाइंड करके बताएंगे। आगे बात समझ में। तो ये तो था इसका बेसिक सा कंस्ट्रक्शन। स्क्रू का मतलब राइट हैंडेड स्क्रू, गेज का मतलब जो मेजर करके डिस्प्ले भी करेगा चीजों को। अब यहां पे ये जो स्क्रू है, इसको बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे एक नॉर्मल स्क्रू की तरह, तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। और अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये मूव कर जाएगा टुवर्ड्स राइट। मतलब अगर आपको स्क्रू को बंद करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो ये आगे जाके बंद हो जाएगा, है ना। ग्रिप टाइट हो जाएगी। और ग्रिप लूज करनी है, ओपन करना है, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओ। क्लॉकवाइज घुमाने से ये ओपन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये टाइट हो जाएगा, यानी कि बंद होने लग जाएगा। आगे बात समझ में, इजी है बहुत, है ना। तो ये डायरेक्शंस याद रखने, राइट हैंडेड स्क्रू की तरह। अच्छा, इसको एक चीज से और लिंक कर सकते हैं अपन। 10th क्लास में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिज्म, फिजिक्स में। मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा था इस तरीके का रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना, और ये कॉक स्क्रू रूल, है ना, मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल और कॉक स्क्रू रूल, थम रूल बोलते थे जिसको। यूं थम को घुमाया तो देखो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज तो ये गया लेफ्ट में, क्लियर। और क्लॉकवाइज घुमाया, ये क्लॉकवाइज तो ये कहां गया, राइट में। ये क्लॉकवाइज घुमाया तो ये कहां गया, राइट में। तो ये स्क्रू इधर चले जाएगा। मतलब आपको स्क्रू खोलना है, रीडिंग्स दिखानी है तो क्लॉकवाइज घुमाओ, और स्क्रू बंद करना है मतलब रीडिंग्स को छुपाना है, टाइट करना है उसे, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लियर। अब अपने सबसे ज्यादा चीज क्या काम आनी है कंस्ट्रक्शन में, सबसे ज्यादा काम आने वाला है एक तो ये मेन स्केल, एक काम आने वाला है सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल को सपोर्ट कौन देता है, थिम्बल। छोटी सी स्केल पकड़ के कोई नहीं घुमाता, उनको एक प्रॉपर हैंडल चाहिए। अब थिम्बल के बाद रैचेट। रैचेट का क्या यूज है, रैचेट का यूज ये होता है कि जैसे मान लो मैंने ये ग्लास इसमें फिट कर दिया और मैंने थिम्बल से इसको पूरा टाइट कर दिया। अब किसी को कैसे पता पड़ेगा कि एक्चुअल में जितना टाइट होना चाहिए उतना हो गया। जैसे ही आपको लगे कि थिम्बल से मैंने पूरा टाइट कर दिया, तो अब आप रैचेट को घुमाओ। जब आप रैचेट को घुमाओगे तो आवाज आएगी, टक 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 ऐसे आवाज आएगी, यानी कि अब ये जो स्केल है, ये जो स्क्रू है, ये मैक्सिमम जितना टाइट हो सकता था वो हो गया। समझ गए। ऐसा नहीं पूरी जान लगा के थिम्बल को घुमाए जा रहे हैं, वो डिवाइस ही पिचकने लग गया, कॉमन बात है ना, उसमें डेंट पड़ जाएगा, क्लियर। या कांच का होगा तो वो टूट जाएगा अगर आप पूरी ताकत से उसको घुमाने लग जाओगे तो एक फिक्स लेवल तक घुमा के उसकी ग्रिप बना के रैचेट को घुमाया जाता है। अगर रैचेट साउंड प्रोड्यूस करने लग गया मतलब आपने इसकी एक प्रॉपर ग्रिप बना ली, तो आप इसका एक्यूरेट डायामीटर दे सकते हो, क्लियर। आगे बात समझ में, बहुत इजी है। तो अभी क्या करेंगे, पॉज करेंगे, इस डायग्राम बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन को कॉपी करेंगे। अब बात करते हैं अपन लीस्ट काउंट की। क्या होता है लीस्ट काउंट, कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी मेजरमेंट एक्यूरेटली आपको दे सकता है वो उसकी लीस्ट काउंट होती है। जो मीटर स्केल की अपन ने पढ़ी थी 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर की 0.01 सेंटीमीटर। सिमिलरली अपन स्क्रू गेज की भी पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं, जैसे पिच। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अपन समझेंगे कि ये पिच क्या चीज है, पिच होता क्या है। बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस बोले जाते हैं पिच के। ये पिच स्केल होती है, यानी कि मेन स्केल होती है। इसके ऊपर ये जो मार्किंग्स करी गई है ना, ये जनरली मिलीमीटर में होती है। ये मार्किंग्स जनरली किस में होती है, मिलीमीटर में होती है।
तो ये जनरली मिलीमीटर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 1 के बीच में ये 10 मार्किंग्स हो रखी है ना। ये हो गया अपना 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये होता है पिच स्केल का रूल। 0 से 1 के बीच में जो मार्किंग्स है वो जनरली मिलीमीटर में होती है। तो जो स्मॉलेस्ट मार्किंग होती है पिच स्केल पे जनरली वो 1 मिलीमीटर की होती है। सो पिच की पहली डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज द स्मॉलेस्ट मार्किंग ऑन पिच स्केल या मेन स्केल। पिच का मतलब द स्मॉलेस्ट मार्किंग जो आपको पिच यानी कि मेन स्केल पे दिखती है। अब एक्चुअल में क्या होता है, स्क्रू गॉज इतना ज्यादा टेक्निकली बनाया गया होता है कि जो इनके बीच का ये डिस्टेंस है ना, विच इज 1 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस जो कि 1 मिलीमीटर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर होता है। ये क्या डिस्टेंस है भाई? ये डिस्टेंस है कि जो आगे राइट हैंडेड स्क्रू है, इस स्क्रू की जो थ्रेड्स होती है ना, थ्रेड्स क्या होती है? ऐसी ये जो लाइनिंग्स होती है ना, जो अपने नॉर्मल स्क्रू पे होती है, जो मेटल का स्क्रू होता है, आप बाजार से कोई सा भी स्क्रू खरीदोगे छोटा बड़ा, सब पे ऐसी मार्किंग्स होती है। तो हर 2 मार्किंग यानी कि 2 थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको भी पिच बोला जाता है। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ये है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। ये बड़ी यूनिक बात है स्क्रू गेज के बारे में। सो पिच इज ऑल्सो नोन एज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 थ्रेड्स। 2 थ्रेड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? पिच। बल्कि एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स बोलेंगे अपन, ठीक है ना। अब एक और डेफिनेशन पे आते हैं। पिच स्केल के अलावा दूसरी स्केल कौन सी होती है भाई? सर्कुलर स्केल, जिसके ऊपर गोल मार्किंग होती है, जिसको आप घुमाते हो तो ये खुल भी जाता है, उल्टा घुमाओगे तो क्लोज हो जाएगा। तो क्या होता है, जब स्क्रू गेज पूरा टाइट बंद होता है, उस समय क्या होता है, यह इसका जॉ है, ये इसका फिक्स जॉ है, ये इसका मूवेबल जॉ है, ये इसका स्क्रू है, ये दोनों बिल्कुल टाइट पैक हो गए। अब यहां से चालू हुआ इसका पिच स्केल, ठीक है। पिच स्केल बिल्कुल छोटी सी है, दिख ही नहीं रही क्योंकि सारी की सारी अंदर चली गई। सर्कुलर स्केल पूरा इसके ऊपर आके चढ़ गया और ये इसका आगे आ गया थिम्बल, और थिम्बल से पीछे क्या आ गया? रैचेट। वही कंस्ट्रक्शन सेम। अब ये जो सर्कुलर स्केल है, इसने जब पूरा ये स्क्रू गेज बंद है उस समय इसके 0 को हाइड करा हुआ है। ये सर्कुलर स्केल का 0 है और पिच स्केल का जो 0 है वो जस्ट इसके नीचे छुपा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल पे जनरली कितनी मार्किंग्स होती है? 100 मार्किंग्स होती है। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल जनरली कितनी होती है? 100। ऐसा नहीं 100 ही होती है, कई स्क्रू गेज में 50 भी होती है, कई में 200 भी होती है, 1000 तक हो सकती है आसानी से। एक जनरल स्क्रू गेज की बात हो रही है। 100 मार्किंग्स होती है एक जनरल स्क्रू गेज पे। तो जब आप इसको 0 से घुमाना चालू करोगे और पूरा गोल घुमा के वापस 0 पे ले आओगे, तो उस समय क्या होगा, जब आप ऐसे घुमाओगे तो ये आपकी सर्कुलर स्केल जरा सी पीछे खिसक जाएगी और ये स्लीव यानी कि पिच स्केल आपको थोड़ी सी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसका 0 विजिबल हो गया और ये किसके ऊपर चढ़ा हुआ है? ये चढ़ा हुआ है 1 के ऊपर। तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? इस डिस्टेंस को भी क्या बोला जाता है? पिच। तो पिच की एक और डेफिनेशन हुई, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन पिच स्केल या मेन स्केल ऑन 1 कंप्लीट रोटेशन। एक पूरा गोल घूमने के बाद जो डिस्टेंस कवर करा किसने? सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल के ऊपर, इट इज ऑल्सो नोन एज पिच। तो अगर ये डिस्टेंस मान लो 1 मिलीमीटर है तो ये गैप भी 1 मिलीमीटर होगा और ये भी 1 मिलीमीटर होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा गोल घूमने के बाद 1 मिलीमीटर ही कवर हो, ये डिपेंड करता है इनकी मार्किंग्स पे।
है ना। अगर मान लो पूरा गोल घूमने के बाद 0.5 मिलीमीटर कवर हुआ तो ये भी 0.5 मिलीमीटर होगा और ये भी 0.5 मिलीमीटर होगा। तो पिच की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हर स्क्रू गेज का पिच अलग अलग हो सकता है, डिपेंड कि उसको कैसा डिजाइन किया गया है। बस आपको पिच की डेफिनेशंस का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, कॉन्जिक्यूटिव दो मार्किंग्स के बीच का डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन, इसको बोला जाता है पिच। क्लियर यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप जितने भी न्यूमेरिकल्स करोगे उन सब में आपको कहीं ना कहीं पिच का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी न्यूमेरिकल लीस्ट काउंट फाइंड करे बिना नहीं कर सकते, और लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है उसमें पिच का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए पिच को समझना बहुत जरूरी है। दो मार्किंग्स के बीच का डिस्टेंस, दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस, या अपना सर्कुलर स्केल पूरा एक राउंड घूमेगा और कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस। अब जैसे मैं यहां अगर मार्किंग्स काउंट करूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक इसके जस्ट पीछे 16 जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, 16 मार्किंग्स है, यानी कि इसने 16 बार टर्न मारे हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर? 16 टर्न मारे हैं तो 16 मार्किंग है। एक टर्न मारता तो एक मार्किंग, दो मारता तो दो मार्किंग, यानी कि 2 मिलीमीटर। क्लियर यहां तक? आ गई बात समझ में? तो अब ये हो गई पिच की टर्म क्लियर, इजी है यहां तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स जो जनरली कितने होते हैं? 100। इट इज नॉट फिक्स कि 100 ही होंगे, लेकिन अब अपन अगर जनरल स्क्रू गेज की बात करेंगे तो वो 100 होते हैं कि सर्कुलर स्केल पे कितनी मार्किंग्स करी गई है। अब यार इन टर्म्स का लीस्ट काउंट से क्या लेना देना है? लीस्ट काउंट से क्या लेना देना है? देखो सुनना ढंग से। लीस्ट काउंट क्या होता है? इट इज अ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट लेंथ जो एक्यूरेटली मेजर हो सकती है। तो क्या आप इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर बोलोगे क्या कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है क्योंकि पिच के दो कॉन्जिक्यूटिव मार्किंग्स के बीच में 1 मिलीमीटर का गैप है, ये बोलोगे? नहीं, लीस्ट काउंट इससे कई गुना छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। वो कैसे समझते हैं? सुनना ढंग से। 1 मिलीमीटर का मार्किंग कब आया? जब आपने सर्कुलर स्केल को पूरा एक राउंड घुमाया। तो क्या स्क्रू गेज का कोई रूल है क्या कि आप पूरा एक राउंड घुमाना ही जरूरी है? नहीं, कोई आधा राउंड भी घुमा के रुक सकता है कि यार 0 से 50 पे आके रुक जाए। कोई इंसान 0 से 1/4 25 पे आके रुक गया, या कोई इंसान ने 10 रीडिंग ही घुमाया, 0 से 10 पे रुक गया। ये तो अपनी इच्छा है, और साथ में तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है जिसकी आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या डायमीटर मेजर करना है, क्योंकि आपको इन दो जॉज में उसको फिक्स कराना है। तो हर ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही आप इसको घुमाओगे। तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है जो आप इसको घुमा सकते हो? सबसे छोटे डिस्टेंस को ही क्या बोला जाता है? लीस्ट काउंट बोला जाता है। तो लीस्ट काउंट क्या चीज है भाई? लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल, यानी कि पिच स्केल। ठीक है, ये पिच स्केल को बोलते हैं मेन स्केल, और इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। ठीक है ना, शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे? CS। तो ये सर्कुलर स्केल सबसे छोटा डिस्टेंस क्या कवर कर सकता है इस मेन स्केल पे, उसे बोलते हैं लीस्ट काउंट। मान लो आपका जो मेन स्केल है वो ऐसे है, यहां 0 है, यहां 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये आ गई 10 मार्किंग्स आ गई, 10 मार्किंग आ गई है ना। अगर ये 10 मार्किंग ये बीच में आ गया 5 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर यानी कि हो गया 1 सेंटीमीटर, है ना। ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, ये 10 मार्किंग्स है। अब मैं एक बार गोल घुमाऊंगा तो मेरा जो सर्कुलर स्केल है वो कहां आएगा? वो आएगा 1 के ऊपर। क्लियर? लेकिन अगर मैंने आधा ही घुमाया तो, अगर मैंने आधा ही घुमाया तो ये आएगा किधर? हाफ के ऊपर।
यार मैंने आधे से भी कम घुमाया तो ये आ जाएगा 1/4 के ऊपर। मतलब ये तो मेरे पे है कि मैं कितना घुमाना चाहता हूं। तो मैं सबसे छोटा क्या घुमा सकता हूं? सबसे छोटा जो मैं घुमा सकता हूं वो है कि 0 की जगह 1 ले आओ। 0 की जगह क्या ले आओ? 1 ले आओ। यानी कि अगर आपने आपकी पिच स्केल ऐसे बनाई, 0 के बाद यहां पे आपका 1 मिलीमीटर का मार्क है, तो आप सर्कुलर स्केल को इतना सा घुमाओ कि पहले सर्कुलर स्केल का क्या था? 0 पिच स्केल के 0 से भिड़ रहा था। ये सर्कुलर स्केल का 0 है, ये पिच स्केल का 0 है, ये दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, यानी कि पूरा स्क्रू गेज बंद पड़ा है। अब आपने क्या करा? 0 के जस्ट ऊपर देखा कि यहाँ पे सर्कुलर स्केल का क्या है? 1 है। यहाँ पे सर्कुलर स्केल का क्या है भाई? 1 है। तो मैंने इसको कट करके छोटा सा घुमाया, तो 0 जो है वो तो चले गया नीचे और 1 आ गया अब 2। फिर मैंने कट करके जरा सा घुमाया तो 1 और चले गया नीचे और 2 आ गया यहां पे। यानी कि सबसे छोटा मैं क्या घुमा सकता हूं? सबसे छोटा ना तो मैं 1 राउंड घुमा सकता हूं, ना आधा राउंड, ना 1/4 राउंड। सबसे छोटा है कि मैं एक मार्किंग घुमा देता हूं। आ गई बात समझ में? सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा जो मैं घुमा सकता हूं वो है कि मैं एक मार्किंग घुमा सकता हूं। क्या घुमा देता हूं? एक मार्किंग घुमा देता हूं। तो वो जो एक मार्किंग में घुमा रहा हूं उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। आ गई बात समझ में? तो अगर जनरल स्क्रू गेज की बात करी जाए, जनरल स्क्रू गेज की, तो उसके 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स पूरे जब गोल घूमते हैं तब जाके 1 पिच यानी कि 1 मिलीमीटर क्या इतना सा डिस्टेंस दिखता है। तो अगर 1 सर्कुलर स्केल विच इज द स्मॉलेस्ट टर्न मैं ले सकता हूं वो होगा 1/100 मिलीमीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। ये है इसकी लीस्ट काउंट। क्या है भाई लीस्ट काउंट? 0.001 सेंटीमीटर। ये एक जनरल स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इससे छोटी नहीं हो सकती। मान लो सर्कुलर स्केल पे जो मार्किंग्स है वो अब 100 नहीं 1000 है, तो आप यहां बोलोगे कि 1000 डिविजन्स जब घूमेगा तो 1 मिलीमीटर का जरा सा गैप खिसकेगा, तो एक डिवीजन घूमेगा तो 1/1000। 1/1000 का मतलब 0.001 यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लीस्ट काउंट कितनी भी छोटी हो सकती है, इसकी लीस्ट काउंट कितनी भी छोटी हो सकती है। इसलिए स्क्रू गेज इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए स्क्रू गेज माइक्रोमीटर क्यों है, क्योंकि ये माइक्रोमीटर जितना छोटा मेजरमेंट भी प्रिसाइज आपको दे सकता है। ये 1 माइक्रोमीटर का मेजरमेंट भी दे सकता है, ये 0.1 माइक्रोमीटर भी मेजर कर सकता है। ये इतना ज्यादा एक्यूरेट डिवाइस है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर गेज भी बोला जाता है, या जनरली से माइक्रोमीटर भी बोला जाता है। तो अगर एक जनरल स्क्रू गेज की बात करी जाए तो उसमें 100 सर्कुलर डिविजन्स जब पूरे गोल घूमेंगे तो एक छोटा सा 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस खुल जाएगा। यानी कि अगर आपको 0 से इस छोटी सी 1 की मार्किंग पे पहुंचना है, फिर आपको 2 की मार्किंग पे पहुंचना है, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे आपको रोटेट करके इस स्केल को खोलना है। तो अगर 0 से 1 जाना है तो एक राउंड घुमाओ, यानी कि 100 डिविजन्स घुमाओ, फिर दोबारा 100 डिवीजन घुमाओगे तो 2 दिखेगा, फिर दोबारा घुमाओगे तो 3 दिखेगा। तो एक पूरा राउंड घुमाना यानी कि 100 डिविजन्स घुमाना इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर यानी कि पिच। क्लियर? तो इस हिसाब से 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन 1/100 मिलीमीटर यानी कि 0.001 सेंटीमीटर, ये जनरल लीस्ट काउंट होता है। तो अब अगर मान लो इनको वेरिएबल्स से लिंक करना हो, किससे लिंक करना हो? वेरिएबल्स से। तो क्या जरूरी है क्या कि इसमें जो पिच स्केल पे मार्किंग है वो अपनी किस में हो? मिलीमीटर में? नहीं,
पिच स्केल और ज्यादा प्रिसाइज यानी कि और छोटा हो सकता है। मान लो आपका जो पिच है वो है पी, अब ये 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, ये 0.5 मिलीमीटर भी हो सकता है, ये 0.1 मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पिच। और नेक्स्ट, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स आपके कितने हैं, n। ये 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसके हिसाब से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बन गया P/n। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो आपको पिच का मतलब समझ आ चुका है, नंबर ऑफ डिविजन्स तो आपको क्लियरली यहां दिख जाएंगे। लीस्ट काउंट का मतलब स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो आपको ये स्क्रू गेज दे सकता है, यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो आपका सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे कवर करेगा, उसके लिए इसको खुद का एक डिवीजन घुमाना पड़ेगा। 0 से कट करके से 1 को लाना है, फिर 1 से 2 को लाना है। सो जैसे ही 0 से 1 आएगा, सो इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच इज द लीस्ट काउंट, जो जनरली कितनी होती है 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर, आ गया समझ में? तो सब पॉज करेंगे और इसको कॉपी करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन है तो अभी इसको रिवाइज करेंगे। पॉज करो। अब लीस्ट काउंट के कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार मैं आपको फटाफट लीस्ट काउंट का वापस से लॉजिक बता देता हूं। ये आपकी क्या है, मेन स्केल है, इस पे 0 है और इस पे छोटी 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 मार्किंग्स हो रखी है। ठीक है, इनिशियली आपका क्या होगा, जो सर्कुलर स्केल है वो बिल्कुल 0 पे चढ़ा हुआ होगा, क्योंकि आपका स्क्रू गेज बिल्कुल बंद है। जब आप पूरा एक राउंड घुमा लोगे तो आपका जो ये सर्कुलर स्केल है वो आपको जो रीडिंग शो करने लग जाएगा वो होगी 1। दूसरे राउंड पे रीडिंग दिखने लग जाएगी 2, तीसरे राउंड पे 3। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि अपन सर्कुलर स्केल को पूरा एक राउंड घुमा के दें। क्लियर यहां तक? अगर अपने सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन हो रखे हैं, मान लो 100 डिवीजन हो रखे हैं। ठीक है, सेंटर डिवीजन है 0 और कितने डिवीजन हो रखे हैं, 100 डिवीजन हो रखे हैं। तो मैं चाहूं तो मैं सिर्फ कितना सा घुमा सकता हूं कि जो 0 है वो उसकी जगह कौन आ जाए, 1, यानी कट करके इतना सा। मतलब अब 0 जो है वो नीचे चले जाएगा और 0 की जगह कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने कितना सा घुमाया, इतना सा घुमाया। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो स्क्रू गेज कवर कर सकता है, मतलब जो मेजर कर सकता है, वो उसकी लीस्ट काउंट होती है। और लीस्ट काउंट का बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, P/n। P यानी कि पिच, N यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है, आपकी मेन स्केल की जो ये मार्किंग्स है, उसमें ये 2 मार्किंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको पिच बोलते हैं। एक तरीके से आप पिच को ये भी बोल सकते हो, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। क्या बोल सकते हो, लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल या पिच स्केल। ये होता है पिच, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव मार्किंग्स ऑन द पिच स्केल। अब अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अपन न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे, है ना। अपन ने फॉर्मूला रटा नहीं है, अपन ने उसको ढंग से समझा है कि फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में। 4 फुल टर्न्स ऑफ सर्कुलर स्केल, मतलब ये आपकी सर्कुलर स्केल है। ठीक है, ये इसका ये 0 है। अब आपने इसको एक बार घुमाया, फिर दूसरी बार घुमाया, फिर तीसरी बार घुमाया और फिर ये चौथी बार घुमा दिया। 4 टर्न आपने लिए हैं, तब जाके कितना डिस्टेंस कवर हुआ मेन स्केल पे, 1 मिलीमीटर। क्लियर यहां तक? 4 टर्न लिए तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 1 मिलीमीटर। मतलब अगर मैं सिर्फ एक ही टर्न लेता तो कितना डिस्टेंस कवर होता, 1/4 मिलीमीटर। अब यार अभी तो बताया था तुमको कि यार ये मेन स्केल के ऊपर ये आपकी सर्कुलर स्केल है, मेन स्केल का ये 0 है, सर्कुलर स्केल का ये 0 है। सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 मार्किंग है। जब पूरा एक राउंड घूमेगा तो मेन स्केल के 0 की जगह 1 शो हो जाएगा, है ना। तो एक टर्न में जो इसने डिस्टेंस कवर करा वो क्या है, एक टर्न में जो डिस्टेंस कवर करा वो क्या है, पिच। क्या है वो, पिच। सो देयरफॉर पिच की वैल्यू है 1/4 मिलीमीटर,
यानी कि एक तरीके से यह है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल पे जो मार्किंग हो रखी है वो सबसे छोटी मार्किंग 1/4 मिलीमीटर की है। यानी कि इस बार आपका मेन स्केल 0 के बाद 1 मिलीमीटर नहीं बता रहा है, 1/4 बता रहा है, फिर 2/4, फिर 3/4 और फिर जाके 1 मिलीमीटर आ रहा है। 1 मिलीमीटर के भी इतने सारे टुकड़े कर दिए, समझने की कोशिश करो। 1 मिलीमीटर के भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। 1 मिलीमीटर का 1/4 कर दिया, उसके भी 4 टुकड़े कर दिए। इतना प्रिसाइज मार्किंग करी गई है मेन स्केल पे। तो एक टर्न में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है? पिच है। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं? 100। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं? 100। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है P/N, यानी कि 1/4 डिवाइड बाय 100। 1/4 क्या होता है भाई? 1/4 क्या होता है? 1/4 होता है आई थिंक 0.25, है ना? 0.25 डिवाइड बाय 100 ये होता है 1/4। तो अब 2 जीरो के हिसाब से और डेसिमल को आगे बढ़ा दो तो ये कितना आया? 0.0025। और यूनिट क्या लगाओगे? मिलीमीटर। ये है लीस्ट काउंट। इतनी छोटी लीस्ट काउंट है, इसलिए स्क्रू गेज इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर। क्या बोला जाता है? माइक्रोमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जेई 2010 के मेन में है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। यहां पहली गलती हो सकती है, ये लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का नहीं है, ये मेन स्केल का लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज नोन एज पिच। कितना है? 1 मिलीमीटर। यानी कि सर्कुलर स्केल जब पूरा एक चक्कर काटेगी तो सिर्फ 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस शो होगा। मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स जो सर्कुलर स्केल पे करने चाहिए, यानी कि मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है, टू मेजर 5 माइक्रोमीटर। मतलब मुझे स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट गिवन है। अब वैसे मैं आपको बता दूं 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? ये 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁵ मीटर के बराबर। तो अब आपको देखो लीस्ट काउंट पता है, आपको पिच की वैल्यू पता है, इन दोनों को एक काम करो मीटर में कन्वर्ट करो, फॉर्मूला आपको पता है, और ट्राई करो, पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने जेई मेन 2010 में आया भाई। देखो लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसका मतलब मेन स्केल पे सबसे छोटी मार्किंग जो ये करी हुई है इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, यानी कि पिच। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, इसका मतलब हुआ पिच। सबसे पहली गलती ये हो सकती है इस क्वेश्चन में कि अपन इसको लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज समझ लेते हैं। नहीं, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल का मतलब होता है कि ये पिच की वैल्यू है 1 मिलीमीटर। आगे का क्वेश्चन देखो। मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स जो सर्कुलर स्केल पे करने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल रिक्वायर टू मेजर 5 माइक्रोमीटर। मैं 5 माइक्रोमीटर तक मेजर करना चाहता हूं, तो भाई 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 5 माइक्रोमीटर कितना हुआ? ये हुआ 5 × 10⁻⁻6 मीटर, है ना? अब मैं चाहूं तो इसको मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करके। तो ये मेरा बन जाएगा 5 × 10⁻³ मिलीमीटर। क्लियर? ये मेरी क्या है? ये मेरी लीस्ट काउंट है, क्योंकि मैं मिनिमम इतना डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं। ये मेरा मिनिमम डिस्टेंस है जो मुझे स्क्रू से मेजर करना है। ये मेरे स्क्रू के मेन स्केल की लीस्ट काउंट, यानी कि ये मेरी पिच की वैल्यू है। तो अब आपको पिच दे दिया और आपको लीस्ट काउंट दे दिया। अब आपसे पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि ये पूछा गया है। ये रहा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। क्या होता है भाई लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट होता है P/N, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो 3 में से 2 चीजें तो दे दी ना, उन्हें पुट ही तो करना है अपने को। तो 3 में से 2 चीजों को पुट कर दो, इजी तो है।
क्या आएगा भाई, 3 में से 2 चीजें मैंने पुट कर दी तो ये आएगा मेरा, या इसको शिफ्टिंग भी कर सकते हो, एक ही बात है। लीस्ट काउंट है 5 इंटू 10 टू द पावर -3, पिच की वैल्यू है 1 और नंबर ऑफ डिविजन मुझे पता नहीं है, इंटरचेंज कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/5 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर +3 बन जाएगा। 10 की पावर +3 का मतलब होता है 1000, 1000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आंसर हो गया 200। तो मिनिमम डिविजन्स कितने करने पड़ेंगे, 200 डिविजन्स करने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, तब जाके आपको इतना डिस्टेंस, इतना छोटा डिस्टेंस इजीली मेजर करने में आसानी होगी। तो नॉर्मल सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स होते हैं, 100। ये नॉर्मल यानी कि जनरल स्क्रू गेज नहीं है, क्योंकि इसमें 200 डिविजन्स है। आगे बात समझ में, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हाउ टू फाइंड रीडिंग। एक स्क्रू गेज से किसी भी चीज की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या डायमीटर कैसे निकाली जाए। देखो इन 2 डायग्राम्स में एक डिफरेंस है। यहां पे रीडिंग जो बेस लाइन से यानी कि रेफरेंस लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है वो है 0 और यहां पे कर रही है 6, ये डिफरेंस है। अपन दोनों केस में ऐसा एक मार्कर पेन है, उसके डायमीटर को मेजर कर रहे हैं, थोड़ा पतला पेन है, मोटा पेन है। अब जो बच्चा ये वाली रीडिंग ले रहा है वो बहुत इजीली आंसर दे देगा कि भाई हमारा आंसर है 4 मिलीमीटर। रीजन, क्योंकि 4 के बाद मेन स्केल पे कुछ दिख नहीं रहा, 4 मिलीमीटर इज द लास्ट वैल्यू जो दिख रही है, और उसके बाद जो इंटरसेक्टिंग वैल्यू है सर्कुलर स्केल की, जो इंटरसेक्टिंग डिजिट है, जो कोइंसाइडिंग डिजिट है वो 0 है। क्लियर। लेकिन जो दूसरा बच्चा है वो बोलेगा कि भाई मेरी रीडिंग 4 मिलीमीटर तो पक्का है, लेकिन साथ में कुछ और हो सकता है। ये चीज अपने को समझनी है। अब एक बात बताओ, मान लो इस सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पूरा एक राउंड घूमेगा यानी कि पूरे 100 डिवीजन का चक्कर काटेगा तो 1 मिलीमीटर यानी कि एक पिच कवर होगा। तो अगर 4 मिलीमीटर इसने कवर करा है, 4 मिलीमीटर की रीडिंग शो कर रहा है, मतलब 4 चक्कर काटे हैं। 4 चक्कर काटे, एक चक्कर काटा 1 शो हुआ, दूसरा चक्कर काटा 2 शो हुआ, तीसरे चक्कर में 3, चौथे चक्कर में 4 शो हो गया, चौथा चक्कर आते ही 0 आ गया। ये मार्कर पूरा प्रॉपर इसमें फंस गया, तो वो कंफर्म हो गया कि मेरी तो रीडिंग एग्जैक्ट 4 मिलीमीटर है। लेकिन ऐसा हुआ, मान लो दूसरे बच्चे के साथ कि उसने 1, 2, 3, 4 चक्कर काटे, ये अभी भी नहीं फंस रहा, उसने थोड़ा सा और घुमाया, घुमा घुमा के वो लेके आया 6 पे जाके फंस गया। तो यानी कि 4 मिलीमीटर तक तो उसने 4 राउंड प्रॉपर काटे थे, तो वो 4 तक तो श्योर है। लेकिन उसने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक और घुमा के लाया, थोड़ा सा 6 तक। पूरा 100 घुमाएगा तो एक चक्कर, 6 तक कितना सा घुमाया होगा ना उसने, तो वो जो छोटा सा एक्स्ट्रा घुमाया वो फाइंड करना है। इसलिए जो रीडिंग होती है यानी कि जो टोटल रीडिंग होती है उसका फॉर्मूला होता है ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो आपने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था। मेन स्केल रीडिंग प्लस उसमें था वर्नियर स्केल रीडिंग, इसमें है सर्कुलर स्केल रीडिंग। नाम ही तो बदला है, बाकी सब सेम है ना। मेन स्केल रीडिंग वो होती है जो विजिबल होती है ना, विजिबल वैल्यू ऑन द मेन स्केल, है ना। लास्ट विजिबल डिजिट ऑन मेन स्केल जो हमको क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद आता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालें भाई, जब एक कट घूमेगा यानी कि 0 से 1 घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, 1 लीस्ट काउंट। फिर 1 से 2 घूमा, 2 लीस्ट काउंट। ये कितना घूमा, 6 घूमा है, यानी कि 6 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो इस बच्चे की रीडिंग है ये, यानी कि 4 प्लस 0.06, 4.06, ये इस बच्चे की रीडिंग है। दोनों की रीडिंग में फर्क है क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा घूमा है। तो कितना घूमा है एक्स्ट्रा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो यहां CSR होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट
मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे n है कोइंसाइडिंग डिवीजन। आप इसको d भी बोल सकते हो, एक ही बात है ना, क्योंकि अपन ने लीस्ट काउंट में n सिंबल यूज करा था, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अपन d लगा देंगे। तो LC है लीस्ट काउंट एंड व्हाट इज d? d इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, यानी कि मेन स्केल। मेन स्केल की बेस लाइन से जो डिवीजन आके भिड़ रहा है उसको डी बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले से अपन किसी भी चीज की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डायमीटर मेजर कर सकते हैं, है ना, इजी है। तो फॉर्मूला कॉपी करेंगे, दोनों डायग्राम्स कॉपी करेंगे, इससे क्या होगा जब रिवाइज करेंगे तो ये लॉजिक क्लियर हो जाएगा, है ना, कि यहाँ क्या डिफरेंस आया। फिर अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस चालू करते हैं। कॉपी करो। चलो भाई, अब क्या करेंगे, रीडिंग निकालने की प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1, रीडिंग फाइंड करनी है। ये ध्यान रखना, रीडिंग फाइंड करने के लिए लीस्ट काउंट अगर नहीं दे रखी तो पहले उसे फाइंड करना जरूरी है ना। थिम्बल ऑफ स्क्रू, एक स्क्रू है, उसका जो थिम्बल है, थिम्बल यानी कि ये चीज जो सर्कुलर स्केल का सपोर्ट होता है ना, उस पे कितने डिविजन्स है? 50, यानी कि एक तरीके से सर्कुलर स्केल डिविजन्स आपको 50 दे रखे। सर्कुलर स्केल पे टोटल 50 डिविजन्स है। और जो स्पिंडल है, स्पिंडल जो है यानी कि स्लीव, वो जैसे ही सर्कुलर स्केल घूमेगी तो 2 मिलीमीटर शो करेगा। लेकिन ये 2 मिलीमीटर कब शो कर रहा है? ये शो कर रहा है 2 रोटेशन पे, यानी कि 2 बार घूमने पे 2 मिलीमीटर शो हो रहा है। 2 rotations give 2 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 रोटेशन अपने को क्या देगा? 1 मिलीमीटर। 2 रोटेशन पे 2 मिलीमीटर, तो 1 रोटेशन पे 1 मिलीमीटर। याद है क्या आप लोगों को कुछ पुराना टॉपिक? एक पूरा गोल चक्कर काटेंगे तो 0 की जगह 1 शो होने लग गया। पहले क्या शो हो रहा था? 0। एक चक्कर काटने के बाद क्या शो होने लग गया? 1। इसका मतलब ये पिच की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? पिच की वैल्यू। ये आपको पिच गिवन है। पिच का मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल की लीस्ट काउंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पिच पता है, आपको नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स पता है, इसको बोलते हैं अपन n। ये 2 चीजें मुझे पता है, तो मैं इन दोनों की मदद से पहले तो निकाल लेता हूं लीस्ट काउंट। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, यही होगा, है ना। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/100 यानी कि 0.02 मिलीमीटर। ये मेरी लीस्ट काउंट है। क्या है मेरी लीस्ट काउंट? 0.02 मिलीमीटर। रीडिंग निकालने के लिए लीस्ट काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके होगा ही नहीं सॉल्व, कॉमन बात है। अब वाइल मेजरिंग डायामीटर ऑफ द वायर, अपन ने क्या करा, एक पतले से वायर का डायामीटर मेजर करना है। इसको आगे खिसका के इसको ऐसे फिक्स कर दिया, दोनों जॉज के बीच में इस वायर को फिक्स कर दिया, फंसा दिया डायामीटर मेजर करने के लिए। तो जब अपन ने इसको फंसाया तो क्या हुआ, जो स्लीव है यानी कि जो मेन स्केल है उस पे रीडिंग ये आ गई। जैसे ही आपने वायर को फंसाया तो आपकी मेन स्केल रीडिंग आ गई 0.5 मिलीमीटर। अब आपको चाहिए सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे आती है? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। देखो डायरेक्टली गिवन है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 29। लीस्ट काउंट भी मुझे पता है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकलेगी? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 29, तो 29 का डबल कितना होता है? 29 का डबल होता है 58। 58 ही होता है, तो ये हो गया 0.58। यही हुआ है ना, 0.58। ये मेरी सर्कुलर स्केल रीडिंग है। यही हुई सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्लियर है यहां तक? 0.02 को अपन ने इससे क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करेंगे? अब अपन यहाँ पे
सर्कुलर स्केल रीडिंग जान चुके हैं, मेन स्केल रीडिंग जान चुके हैं, तो टोटल रीडिंग के लिए अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल रीडिंग के लिए अपन इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड कर दो भाई, तो 0.50, 0.58801 कैरी 1.08 मिलीमीटर इज द टोटल रीडिंग। ये वायर का डायमीटर है, ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक स्क्रू गेज है जो आपको रीडिंग दे रहा है वायर के डायमीटर के मेजर करते टाइम पे। अब उसने क्या रीडिंग दी? मेन स्केल की रीडिंग तो उसने दी 0 मिलीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग क्या दी? 0 मिलीमीटर। इसका मतलब मेन स्केल का जो 0 है वो आपके सर्कुलर स्केल के फेस से कोइंसाइड कर रहा है इस तरीके से, और उसी समय जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के 0 से भिड़ रहा है वो है 52। चेक कर लो। एंड 52nd डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। मतलब आपको मेन स्केल रीडिंग पता है और आपको सर्कुलर स्केल का डिवीजन भी पता है। अब आगे पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिना लीस्ट काउंट फाइंड करे होगा नहीं, तो लीस्ट काउंट आपको फाइंड करनी पड़ेगी। लीस्ट काउंट क्या है? गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल corresponds to 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसका मतलब यह है कि सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने डिविजन्स हो रखे हैं? टोटल डिविजन्स हो रखे हैं 100। तो आपको नंबर ऑफ डिविजन्स मिल गए 100। और जो आपकी मेन स्केल है उस पे सबसे छोटा डिवीजन क्या हो रखा है? 1 मिलीमीटर। तो आपको मेन स्केल डिवीजन मिल गया। मेन स्केल डिवीजन यानी कि पिच की वैल्यू मिल गई, यानी कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट मिल गया। ये है 1 मिलीमीटर। अब इन दो चीजों से अपन निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट, जिसका फॉर्मूला होता है पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, यानी कि 1/100। तो इस हिसाब से लीस्ट काउंट हो गई 0.01 मिलीमीटर। इसका मतलब स्क्रू गेज जो सबसे छोटा प्रिसाइज मेजरमेंट दे सकता है वो ये है। मतलब ये एक जनरल स्क्रू गेज है। क्या है? एक जनरल स्क्रू गेज है। अब आते हैं रीडिंग पे। वायर की रीडिंग कैसे फाइंड करी जाए? वायर की जो रीडिंग है वो दो चीजों से मिलके बनती है, कॉमन बात है, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग क्या होगी? ये वो रीडिंग होगी जो आपको मेन स्केल दिखा रहा है। मेन स्केल क्या दिखा रहा है? देखो ये लिखा हुआ 0 मिलीमीटर। तो मेरे पास मेन स्केल रीडिंग है कितनी? 0 मिलीमीटर। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकाली जाती है? सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय डी। लीस्ट काउंट आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, विच इज 0.01। अब डी क्या है? डी अपन ने बताई दिया पहले ही, कोइंसाइडिंग डिवीजन। जब आपने वायर को के डायमीटर को मेजर करने के लिए वायर को इनके बीच में फंसाया, तो कौन सा डिवीजन है जो बेस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है? 52 डिवीजन। तो आपकी डी की वैल्यू हो गई 52, 0.52। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग है, ये मेन स्केल रीडिंग है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल रीडिंग आ गई 0.52 मिलीमीटर। क्योंकि 0 ऐड करने से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो साला कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। रीजन? क्योंकि ये सारे सेंटीमीटर में है, अपन ने मिलीमीटर निकाला है, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, तो ये हो गया 0.052 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो जल्दीबाजी में क्या होगा, इन्होंने देखो ऑप्शन ए कितना सिमिलर दिया। बस आपको यूनिट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपने ये निकाला और सीधा ऑप्शन ए टिक करके आ गए। मिलीमीटर सेंटीमीटर में इतने से में गलती हो जाएगी, तो आपको मिलीमीटर को क्या बनाना पड़ेगा? सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। पिच का मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, यानी कि पिच स्केल। तो इसका जो पिच है यानी कि स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो है 1 मिलीमीटर का। एंड देर आर 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स है 100। इनसे मिलके मैं निकाल लूंगा लीस्ट काउंट 1/100,
0.01 मिलीमीटर। ठीक है, यहां तक मैं चाहूं तो इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, अपन बाद में भी कर सकते हैं। वाइल गेटिंग डायामीटर ऑफ द वायर, क्या मेजर कर रहे हैं? डायामीटर, जो आपकी क्या है? लीनियर स्केल। अब यहां एक नया नाम आ गया, लीनियर स्केल। लीनियर स्केल, पिच स्केल, मेन स्केल सब सेम होती है, एक ही बात है ना। बेस स्केल बोल लो, सब सेम होती है। लीनियर स्केल की जो रीडिंग शो हो रही है वो है 1 मिलीमीटर। यानी कि जब आपने एक गोल चक्कर घुमाया और वायर उस गॉज में जाके फंस गया, तो जो आपकी लीनियर स्केल है उसने 1 का डिजिट आपको दिखा दिया। ठीक है, ये लीनियर स्केल की जो रीडिंग है उसने आपको 0 के बाद एक्स्ट्रा क्या दिखा दिया? 1 दिखा दिया। तो आपकी मेन स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर की। क्लियर है यहां तक? आगे देखो, जब आपने घुमाया तो एग्जैक्ट 1 पे नहीं रुका, 1 के बाद आपने 47 तक इसको टक टक करके और घुमाया, 0 नीचे चले गया, 47 तक आपने इसको और घुमाया, तो आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वो है 47। अब पहले अपन इतनी इंफॉर्मेशन से डायामीटर निकाल लेते हैं। डायामीटर यानी कि टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 मल्टीप्लाई बाय 47, ये हो गया 0.47। उसको इससे क्या कर दो? ऐड कर दो, तो ये आ गया 1.47 मिलीमीटर। इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। यानी कि 0.147 सेंटीमीटर इज द टोटल रीडिंग। यानी कि ये है डायामीटर ऑफ द वायर। ये क्या है? ये उस पतले से वायर का डायामीटर है। 0.147 सेंटीमीटर क्या है? वायर का डायामीटर। अब आपको उसी वायर की लेंथ भी गिवन है। देखो ये लेंथ भी गिवन है। लेंथ बोलो हाइट बोलो एक ही बात होती है ना। आपको लेंथ भी गिवन है 5.6 सेंटीमीटर। क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? CSA 2 पाई RH। मैं R को क्या लिख सकता हूं? मैं R को लिख सकता हूं D/2। 2 से 2 कट गया। अब मैं यहां पाई की जगह क्या लिख दूंगा? 22/7, क्योंकि मुझे पाई के बारे में कुछ गिवन नहीं है। D की जगह मैं क्या लिखूंगा? D की वैल्यू ये रही 0.147, और H यानी कि हाइट की जगह मैं लिख दूंगा 5.6। तो 5 8 जा 56 होता है, ये हो जाएगा 0.8। और अपन इन सबको मल्टीप्लाई करके CSA निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप लोग अभी पॉज करेंगे और इसका आंसर खुद निकालेंगे। तो ये आएगा अपना 2.5672। लेकिन ये आंसर अभी आपका फाइनल नहीं है। रीजन, क्योंकि आपसे आगे क्या बोला गया है? अप टू अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव टू फाइंड द CSA, बट अप टू अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें है 5। जब आप चीजों को मल्टीप्लाई करते हो तो जिन चीजों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उनमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला होता है वहां तक राउंडिंग ऑफ करते हैं। ये तो बहुत पुराना टॉपिक है। इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखो ये जो 2 है ये 5 से छोटा है, तो मैं 7 का लेवल नहीं बढ़ाऊंगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये बना, 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैं 6 का लेवल बढ़ा दूंगा। ये बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो ये वाला 7 ये भी 5 से बड़ा है, तो मैं इस 5 का लेवल भी बढ़ा दूंगा। तो फाइनली मेरा आंसर है 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपने क्या निकाली? लीस्ट काउंट। फिर आपने क्या निकाली? टोटल रीडिंग। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाया, यानी कि डायामीटर निकाला। डायामीटर और हाइट की यानी कि लेंथ की मदद से CSA निकाला। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, बहुत इजी है ना। रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट करा, उसके बाद उसकी राउंडिंग ऑफ करी, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये आपको करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा और उसको टिक कर देना।
तो अब क्या करेंगे, पॉज करेंगे और एक बार इसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखो, अपन ने अभी तक जितने भी स्क्रू गेज की बात करी है वो थे फ्री फ्रॉम जीरो एरर। अब ये जीरो एरर क्या चीज है? जब आप स्क्रू गेज को टाइटली पैक कर देते हो, बंद कर देते हो, बिना बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रखे, इसके दोनों जो जॉज हैं उन्हें टच करा देते हो, तो उस केस में जो आपका स्क्रू जब बंद हो जाएगा, पूरा बंद होने पे मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 अगर एक दूसरे के आमने सामने है, यानी कि मेन स्केल की जो रेफरेंस लाइन है उस रेफरेंस लाइन के सामने कौन है, सर्कुलर स्केल का 0 है, तो इसको बोलते हैं कि देयर इज नो जीरो एरर, इट इज फ्री फ्रॉम जीरो एरर। क्लियर यहां तक? लेकिन कई बार क्या होता है कि कई स्क्रू गेज जो है वो प्रॉपरली बने हुए नहीं होते, उनमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि उसको बार बार यूज करने की वजह से उसमें वेयर एंड टेयर हो गया, उसकी मशीनरी में कोई गड़बड़ आ गई। तो ऐसा केस क्या होता है, जब आप पूरा गेज को बंद कर देते हो, दोनों जॉज भिड़ जाते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो रेफरेंस लाइन है उससे 0 सर्कुलर स्केल का नीचे रह जाता है। रेफरेंस लाइन से नीचे रह जाएगा किसका 0, सर्कुलर स्केल का। ये डिफरेंस देखो, ये 0 सामने है, ये 0 नीचे है। इस बार मान लो आपका कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन है, 5। इसको बोलते हैं सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रू गेज मेरा बंद है, स्क्रू गेज मेरा बंद है, फिर भी जो मेरी टोटल रीडिंग है वो कितनी आ रही है, 0 प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 5। इस केस में जो मेरी टोटल रीडिंग है वो आ रही है लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि ओवरऑल टोटल रीडिंग है 0। मेरा गेज बंद है, बिल्कुल प्रॉपर रीडिंग दे रहा है 0, देयर इज नो रीडिंग। ये करेक्ट स्क्रू गेज है, लेकिन ये स्क्रू गेज पूरा बंद है, फिर भी ये कुछ ना कुछ मुझे रीडिंग दे रहा है। मान लो लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर, तो ये आ रहा है 0.005 सेंटीमीटर। आ गया फर्क? स्टैंडर्ड क्या होता है गेज की, यार बंद करने पे 0 की रीडिंग दे, लेकिन ये बंद करने पे 0 की रीडिंग नहीं दे रहा, ये कोई पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है, एक फॉल्टी रीडिंग दे रहा है, गलत रीडिंग दे रहा है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तो इस केस में जब अपन अपनी क्या निकालते हैं, टोटल रीडिंग निकालते हैं, फाइनल टोटल रीडिंग, उसमें से इस जीरो एरर को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जीरो एरर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये स्क्रू गेज आपको इतनी रीडिंग एक्स्ट्रा दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि जब ये बंद था तब पहले से ही इतनी रीडिंग आ रही थी, तो जब आप ओपन करोगे तो इतनी रीडिंग एक्स्ट्रा कैलकुलेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट चीज, अब देखो इसमें डिफरेंस, इसमें बहुत सारे डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, सर्कुलर स्केल का जो 0 नीचे था वो अब रेफरेंस लाइन से ऊपर चले गया। मान लो रेफरेंस लाइन से इंटरसेक्ट करने वाला डिवीजन है 95th डिवीजन, और जो मेन स्केल का 0 है वो सर्कुलर स्केल के पहले आगे था। इस बार देखो ढंग से, मेन स्केल का 0 सर्कुलर स्केल के अंदर जा चुका, यानी कि अपन ने स्क्रू गेज को घुमा घुमा के जब तक दोनों जॉस को टच करा तो सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर चढ़ गया। सर्कुलर स्केल मेन स्केल के 0 तक पे चढ़ गया, उसने 0 को क्या कर दिया, छुपा दिया। ये 0 क्या है, हिडन है, हिडन 0 ऑफ मेन स्केल, यानी कि जरूरत से ज्यादा सर्कुलर स्केल आपको एक्स्ट्रा जो है हाइड करके दे रहा है, जरूरत से ज्यादा आगे चले गया। इसको बोलते हैं सिचुएशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर, यानी कि आपका सर्कुलर स्केल जो आपका गेज है वो आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए कि यार चलो मानते हैं कि ये 0 ऊपर चले गया, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि ये 95 स्टेप्स ऊपर गया है, नहीं, आप 0 यहां रुकता, करेक्ट रीडिंग होती कि 0 यहां रुकता, यही होती करेक्ट रीडिंग, है ना। अब अगर 0 यहां रुकता
तो उस केस में 0 के नीचे क्या होता, ऊपर तो होते 1 2 3 4, नीचे होता यहाँ 99, 98, 97, 96, यहाँ होता 95। तो अब आप इसको बंद करते गए, पहले 0 यहाँ था मेन स्केल का, आपने देखा कि दोनों जॉज अभी भी टच नहीं हो रहे और हमको टाइट करना पड़ेगा, आपने थिम्बल को और घुमाया, घूमते घूमते क्या हुआ, ये 99 ऊपर चढ़ गया, 98 चढ़ गया, 97, 96, 95 तक चढ़ के यहां आ गया, और आपका जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो यहां पहुंच गया, और ये जो मेन स्केल का 0 है ये गायब हो गया, ये छुप गया, ये यहां जाके हाइड हो गया, ये हिडन 0 बन गया। तो आपका जो यहाँ गेज है वो नेगेटिव 0 एरर दिखा रहा है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा आगे चले गया। पहले तो इसमें तो पहले ही रुक गया, इसमें तो सर्कुलर स्केल पहले ही रुक गया, इसमें बराबर रुका, इसमें पहले रुका, इसमें और आगे जाके रुका, तो ये नेगेटिव 0 एरर है। इस केस में आप 0 एरर कैसे निकालोगे, कितने स्टेप्स ऊपर चढ़ा है, कितने स्टेप चढ़ा, देखो 99 0 के बाद, फिर 98, फिर 97, फिर 96, फिर 95, 5 स्टेप ऊपर चढ़ा है। तो जो मेरा 0 एरर है इस बार, वो 0 एरर कितना आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा। यानी कि जब मैं इस स्क्रू गेज से किसी डिवाइस को मेजर करूंगा तो इतनी रीडिंग मेरी एक्चुअल रीडिंग से कम आएगी, इतनी रीडिंग मेरी एक्चुअल रीडिंग से कम आएगी, यानी कि मुझे ये वैल्यू उसमें क्या कर देनी है, ऐड करनी है। तो जब भी आप लैब में जाके या कहीं पे भी स्क्रू गेज से किसी भी चीज को मेजर करो तो वर्नियर कैलिपर की तरह पहले पूरा डिवाइस बंद कर दो, कोई ऑब्जेक्ट मत रखो उसके बीच में, पूरा बंद कर दो और चेक करो कि उसमें कोई 0 एरर है क्या, और उसके बाद मेजरमेंट चालू करो और देखो कि 0 एरर है तो कौन सा है। क्लियर। और वैसे मैं आपको बता दूं, अपने न्यूमेरिकल बेसिस में अपन बड़ा इजी तरीका लगाएंगे 0 एरर के ट्रीटमेंट का। टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर, माइनस 0 एरर। क्लियर है यहां तक। माइनस क्यों कर रहे हैं, पॉजिटिव होगा तो अपने आप ही माइनस होगा, क्योंकि इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा पहले से ही दिखा रहा है, और नेगेटिव 0 एरर तो माइनस माइनस अपने आप प्लस हो जाएगा। क्लियर। और अगर आप इन केस फॉर्मूला बदलते हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो, मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस 0 करेक्शन, क्योंकि 0 करेक्शन 0 एरर का उल्टा होता है ना। 0 एरर क्या नेगेटिव कर दो तो वो 0 करेक्शन हो जाता है। जहां 0 एरर नेगेटिव है वहां 0 करेक्शन पॉजिटिव है, जहां 0 एरर पॉजिटिव है वहां 0 करेक्शन नेगेटिव है। पॉजिटिव 0 एरर का मतलब आपका सर्कुलर स्केल पूरा बंद होने से पहले ही फंस गया, दोनों जॉज आपस में पहले ही भिड़ गए, 0 जो है रेफरेंस लाइन तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही भिड़ गए, तो पॉजिटिव 0 एरर है, जरूरत से ज्यादा रीडिंग आएगी। इस केस में क्या होता है, नेगेटिव 0 एरर में आपका सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन पे जा रहा है, फिर भी पूरा बंद नहीं हुआ, और ज्यादा कसना पड़ गया तो 0 ऊपर तक चले गया, सर्कुलर स्केल आगे बढ़ गया, मेन स्केल का 0 गायब हो गया, छुप गया, और धीरे धीरे जो रेफरेंस लाइन से कोइंसाइडिंग डिवीजन भिड़ रहा है वो है 95। भिड़ना क्या चाहिए था 0, लेकिन 0 जो है एक तरीके से वो डिवाइस लूज है, तो जरूरत से ज्यादा कसना पड़ेगा। तो 0 के बाद 99, 97, 98, 97, 96, 95 पे जाके रुका, 5 डिवीजन नेगेटिव में चले गए अपन, और यहाँ 5 डिवीजन पहले ही रुक गए, तो ये पॉजिटिव एरर है। यहाँ 5 डिवीजन आगे चले गए तो ये नेगेटिव 0 एरर। ये आपको एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देगा, ये आपको एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा रीडिंग देगा, ये आपको एक्चुअल रीडिंग देगा। ये बेस्ट डिवाइस होता है। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो उसके न्यूमेरिकल्स में कैसे आंसर निकालना है वो भी अपन सीखेंगे। वैसे अगर आपको याद हो, काफी हद तक लॉजिक वर्नियर कैलिपर से सिमिलर है, बस आपको क्या करना है, डिवाइस की शेप बदल गई, बाकी तो सब कुछ सेम है। वर्नियर कैलिपर में भी यही सब किया था, है ना, इजी है ये सब। तो अब क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर अपन इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। पॉज करो और कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिच एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स आर 1 मिलीमीटर एंड 200। पी की वैल्यू गिवन है, यानी कि पिच गिवन है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स गिवन है 200। आगे नहीं पढ़ेंगे, पहले लीस्ट काउंट निकाल लेंगे।
P अपॉन N 1/200, ठीक है। तो 1/200 क्या हुआ भाई, ये हुआ 0.5 अपॉन 100, यानी कि लीस्ट काउंट हुआ 0.005 मिलीमीटर। एक प्रॉब्लम तो खत्म हुई, चलो लीस्ट काउंट तो फाइंड हो गई। व्हेन गॉज इज एम्प्टी, जब आपका स्क्रू गॉज एम्प्टी है और आपने उसको पूरा बंद कर दिया, तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो 4 डिविजन्स नीचे है, 4 डिविजन्स बिलो। तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 4 डिवीजन नीचे है। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो जब आपका ये जो डिवाइस पूरा खाली है और क्लोज किया, तो आपका ये जो जीरो है ये मेन स्केल जीरो से नीचे रह गया, यानी कि तो पॉजिटिव जीरो एरर है, क्योंकि बंद होने से पूरा बंद हुआ और जीरो ऊपर जाने से पहले ही रुक गया। रीडिंग आपको पॉजिटिव 4 शो हो रही है। तो इस केस में जो आपका जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। कैसे निकालोगे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। मान लो वो है x, लीस्ट काउंट है 0.005 और कोइंसाइडिंग डिवीजन है आपका 4, 5 4 20, तो 0.2, 0.02, 0.020, ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर है। यानी कि इतना रीडिंग आपको बंद होने के बाद भी दिखा रहा है। मतलब जब आप कोई चीज मेजर करोगे तो इतनी वैल्यू एक्स्ट्रा मेजर हो जाएगी। रीडिंग ऑन मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल फॉर अ थिन शीट, एक पतली शीट को मेजर कर रहे हैं, या बीच में एक पतली सी शीट लगा दी, उसकी थिकनेस मेजर कर रहे हैं। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 4.5 मिलीमीटर है, और सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। थिकनेस बताओ, यानी कि टोटल रीडिंग, तो वो होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और प्लस माइनस जीरो एरर। एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है ना। मेन स्केल रीडिंग इज 4.5, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालेंगे लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन, और जीरो एरर है 0.02। इजी है, चाहे तो पॉज करके आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अभी 4.5 प्लस लीस्ट काउंट है 0.005, कोइंसाइडिंग डिवीजन है 45 और माइनस का है 0.02। अब ये बड़ी बेसिक कैलकुलेशन है, आंसर आएगा मिलीमीटर में, क्योंकि सारी चीजें मिलीमीटर में चल रही है। पॉज करो और आंसर निकालो। आंसर आएगा भाई 4.705। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ ऐड करेंगे और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेंटीमीटर में निकालना है तो एक डेसिमल और उधर खिसका देना, यानी कि 0.4705। ये आंसर सेंटीमीटर में भी है। अगर इनकेस ऑप्शनल क्वेश्चन है तो करेक्ट ऑप्शन देख लेना, मीटर सेंटीमीटर की गड़बड़ हो सकती है ना। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्क्रू गेज है अपना, जिसका पिच कितना है, यानी कि मेन स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन कितना है, 0.5 मिलीमीटर। ये मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन है। सर्कुलर स्केल पे कितने डिविजन्स हैं, 100 डिविजन्स है। लीस्ट काउंट निकाल ली जाए भाई, पिच डिवाइड बाय मेन स्केल, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी कि 0.5 डिवाइड बाय 100, तो लीस्ट काउंट कितनी हुई 0.005। किस में आएगी, मिलीमीटर में। बड़ा ही प्रिसाइज डिवाइस है ना। ये इसकी लीस्ट काउंट है। अब आगे अपन एक शीट की थिकनेस मेजर करना चाहते हैं, लेकिन बिफोर मेजरिंग, एक बच्चा है उसको पहले से नॉलेज थी कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है डिवाइस में, तो उसने मेजर करने से पहले क्या किया, इस गॉज को पूरा बंद कर दिया, इसके दोनों जॉज को भिड़ा दिया। जब इसने भिड़ाया तो इसने देखा कि यार 100 डिवीजन है, लेकिन पूरा भिड़ने के बाद रेफरेंस लाइन से कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 95th डिवीजन। करना कौन चाहिए था, 0, लेकिन कर कौन रहा है, 95th। यानी कि 0 कसते कसते मेरा 99 भी निकल गया, 98 भी निकल गया, 97 भी निकल गया,
96 भी निकल गया, 95 पे आके अटका हूं मैं, मतलब ये तो नेगेटिव जीरो एरर है, क्योंकि मेन स्केल का जो जीरो है उसको तो हमने छुपा ही दिया। सर्कुलर स्केल तो मेन स्केल पे जाके चढ़ गई और उसका जीरो ऊपर निकल गया। कितने स्टेप ऊपर निकल गया? 99, 98, 97, 96, 95, यानी कि ये नेगेटिव जीरो एरर है, क्योंकि आपका जो गॉज है वो जरूरत से ज्यादा टाइट हो गया, ठीक है, तो वो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से कम देगा। तो जो आपका यहाँ पे नेगेटिव एरर है वो कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। अब यहाँ कोइंसाइडिंग डिवीजन 95 नहीं है, 95 तो सिर्फ एक डिजिट है, कितने स्टेप ऊपर चढ़ा वो है एक्स की वैल्यू। तो 99, 98, 97, 96, 95, 5 स्टेप ऊपर चढ़ा, तो माइनस का 0.005 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका नेगेटिव जीरो एरर है 0.025, यानी कि इतनी रीडिंग आपके पास कम आएगी जब आप मेजर करने जाओगे किस चीज को? थिकनेस को। अब उस बच्चे ने मेजर करना स्टार्ट करा, बीच में शीट को लगा दिया, बीच में ऐसे एक शीट को फिट कर दिया। तो जब उसने फिट करा तो उस केस में उसने क्या देखा? उस केस में उसने देखा कि भाई मेन स्केल रीडिंग क्या है मेरी? 1.5 मिलीमीटर। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 90th डिवीजन, यानी कि अब कहानी थोड़ी सी बदल गई। जब उसने क्या करा, शीट को बीच में रखा और गॉज को खोला, तो 0 के बाद 1 के बाद ये 1.5 उसको दिख रहा है। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 90th डिवीजन कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकाली जाएगी? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट है 0.005, ये निकाल चुके। कोइंसाइडिंग डिवीजन है 90th, तो ये हो गया 0.05 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 45, 0.45। ये है आपकी सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये है आपकी मेन स्केल रीडिंग, और ये है आपका एरर। तो अब आप टोटल रीडिंग कैसे निकालोगे भाई? टोटल रीडिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस एरर। इजी है, बहुत इजी है, ऐड करना है और माइनस माइनस उसको भी जाके ऐड करना है। 1.95 प्लस 0.025 करें ऐड। 1.95 0.025, तो 5579, और ये 1.975। 1.975 इज द करेक्ट थिकनेस ऑफ द शीट, ये करेक्ट थिकनेस है। एरर की नॉलेज है इसलिए करेक्ट आंसर है, एरर की नॉलेज नहीं होती तो गलत आंसर निकाल के आता बच्चा, है ना? कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 full turns of circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 millimeter on main scale। 2 टर्न्स ने कितना डिस्टेंस कवर करा? 1 मिलीमीटर। तो एक टर्न कितना करेगा? 1/2 मिलीमीटर। ये आ गई मेरी मेन स्केल की लीस्ट काउंट, यानी कि पिच। पिच मतलब लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल की वैल्यू आ गई कितनी? 1/2, यानी कि 0.5 मिलीमीटर। अभी तक के क्वेश्चन का तो ये मतलब है। आगे देखो, टोटल डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितने हैं? 50। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स है 50। इन दो चीजों की मदद से निकाल देते हैं लीस्ट काउंट। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, 0.5 डिवाइडेड बाय 50। ये डेसिमल हटेगा 1/100, 0.01। ये है लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.01। ठीक है, आगे देखें। फर्दर इट इज फाउंड दैट स्क्रू गॉज जो है उसमें 0 एरर है ना? एक बच्चे ने कैलकुलेशन करने से पहले ही 0 एरर फाइंड कर लिया, वो आया नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव 0 एरर है। मतलब जरूरत से ज्यादा जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल पे चढ़ गई।
मेन स्केल का जो 0 है वो हाइड हो गया, ये होता है नेगेटिव एरर का मतलब, आपके पास नेगेटिव एरर भी आ गया, ठीक है। वाइल मेजरिंग द डायामीटर, छोटू है भाई बच्चे का नाम, छोटू ने ये नोटिस करा कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है भाई, उसकी मेन स्केल रीडिंग है 3 मिलीमीटर, और कौन सा डिवीजन है सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइड कर रहा है, 35th डिवीजन है। अब छोटू को रीडिंग बतानी है, तो टोटल रीडिंग कैसे निकालेगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और माइनस कर देगा एरर को। तो मेन स्केल रीडिंग है 3 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालेगा, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन माइनस करेगा एरर को, ये है माइनस का 0.03, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस करेंगे लीस्ट काउंट, कितनी है भाई लीस्ट काउंट, ये रही 0.01 मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन है 35 प्लस 0.03, तो ये हो गया 3 प्लस 0.35 प्लस 0.03, तो ये आ गया मेरा 3.38, क्या आ रहा है 3.38, ये मेरी टोटल रीडिंग है। तो अब आप चेक कर लो कौन सा आंसर सही है, 3.38 मिलीमीटर है टोटल रीडिंग, तो ऑप्शन आप उसी अकॉर्डिंग मैच कराना, क्योंकि कई बार क्या होता है 3.38 सेंटीमीटर भी ऑप्शन दे देते हैं, तो फिर आपकी यूनिट पे फोकस करना, सेंटीमीटर वाला टिक मत करके आ जाना, है ना, इजी है, क्लियर यहां तक। तो आज की क्लास में अपन ने स्क्रू गॉज का सारा टॉपिक कवर अप कर दिया, सारे न्यूमेरिकल्स भी कवर अप कर दिए, है ना। तो अब आप पहले क्या करो, इसको कॉपी करो। तो अब अपन क्या करेंगे, पूरी थ्योरी का ढंग से रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल्स की एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, और भी कोई आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, कोई बुक है, कोई एनसीईआरटी है, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज के लॉजिक में अपन ने सब कुछ कवर करा है ना। एक लास्ट चीज मैं आपको बड़ा ही थियोरेटिकल प्रैक्टिकल चीज बता देता हूं, विच इज बैकलैश एरर। व्हाट इज बैकलैश एरर, क्या होता है, स्क्रू गॉज या कोई भी ऐसा डिवाइस, क्या है ये एक मशीन है, जैसे अपनी गाड़ी का इंजन मशीन है, जैसे घड़ी के अंदर मशीन है, ये सारी मशीन्स होती है। तो कई बार क्या होता है, अगर अपने को जैसे इस मार्कर की थिकनेस मेजर करनी है, अब जल्दीबाजी में किसी बच्चे ने बहुत तेज स्क्रू घुमा दिया, बहुत तेजी से वो टाइट कर रहा है या लूज कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि रीडिंग तो बदल जाती है, लेकिन जो आगे का नट है, जो स्क्रू है, उसकी जो थ्रेड्स है वो नहीं घूमती, स्क्रू अपनी जगह वहीं रह जाता है, लेकिन रीडिंग बदल जाती है। तो ये वेयर एंड टेयर की वजह से भी होता है ना। जब आप बहुत नया स्क्रू गॉज लाओगे तो आप तेज घुमाओगे तो भी काम करेगा, लेकिन पुराना होने लग जाएगा तो आपको धीरे धीरे उसको रोटेट करना चाहिए, ताकि रीडिंग के साथ साथ स्क्रू भी घूमे, है ना। एक नए व्हीकल और पुराने व्हीकल की तरह, नए व्हीकल का पिकअप बहुत अच्छा होता है ना, पुराने व्हीकल का पिकअप थोड़ा स्लो होने लग जाता है, उसकी मशीनरी थोड़ी पुरानी होने लग जाती है, तो धीरे धीरे पिकअप गेन करता है, उतनी जल्दी स्पीड नहीं पकड़ता नए व्हीकल की तरह। वैसे ही एक स्क्रू गॉज होता है। बैकलैश एरर का मतलब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हो स्पीडली, लेकिन स्क्रू जो है वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा, उतनी तेज नहीं हिल रहा जितनी तेज आप घुमा रहे हो। तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हो, उसको ढंग से यूज नहीं कर रहे हो, तो कॉमन बात है गलत रीडिंग आएगी, है ना। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, क्लियर है यहाँ तक। तो भाई आज का टॉपिक हो गया खत्म, कोई भी डाउट है वीडियो दोबारा देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।